नमस्कार साथियों, जय ज्योति जय क्रांति। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज रात 8 बजे हम सभी लाइव से जुड़कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो मैं आप सभी के सामने लाइव हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप इस लाइव से जुड़िए और जिन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाह रहे थे उन मुद्दों पर हम मिलकर चर्चा करते हैं। किन्हीं विभिन्न मुद्दों पर और विशेष मुद्दों पर सामाजिक मुद्दे भी हैं और महापुरुषों से संबंधित भी हम आपस में आज बात करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप सभी इस लाइव से जुड़िए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जय ज्योति जय क्रांति। जैसा कि मेरा वादा था कि हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, हम शुरुआत करते हैं। मेरे सभी भाई जुड़ते रहेंगे और आप सभी का मेरे साथ इस लाइव में स्वागत है। सभी के इस सवालों को मैं देखूंगी भी और जो आप मुझे राय देंगे, मार्गदर्शन देंगे, उसका अनुसरण भी करूंगी। लेकिन जो विचार मेरे हैं, मैं उन विचारों को सर्वप्रथम आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समाज को एक सप्रेम भेंट की महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन करके। और निवेदन भी करना चाहती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का जो गठन किया गया है उसमें संघर्षशील, मेहनतकश, वरिष्ठ जनों को एवं युवा क्रांतिकारी साथियों को स्थान दिया जाए, ताकि जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड का गठन किया गया है वह उद्देश्य पूरा हो सके, अर्थात समाज का भला हो सके। इसके द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकार प्राप्त हो सकें। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी, हम लड़ रहे हैं और हम बार बार आरक्षण के लिए रेल की पटरियां उखाड़ने की बात करते हैं और हो सकता है शायद जो आंदोलन हम कर चुके हैं, जो संघर्ष हम कर चुके हैं, मैं क्षमा चाहूंगी आप सभी से। यहाँ थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण नेटवर्क नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जिस आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस अधिकारों की लड़ाई के नेतृत्व करने वाले मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस लड़ाई को लड़िए। पूरा समाज आपके साथ है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जब जंग का ऐलान करें तो इस जंग का ऐलान एक उचित रणनीति, सही दिशा, सूझबूझ, समझदारी और संगठित होकर के करें, ताकि आगे चलकर भविष्य में समाज को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। समाज का युवा अनंत शक्ति का स्रोत है। हमें समाज के युवा की जो शक्ति है इसका इस्तेमाल समाज के एक रचनात्मक निर्माण के लिए करना है, ना कि भिन्न भिन्न आंदोलनों में उसकी पौरुषता का प्रदर्शन कराते हुए, आंदोलनों की आग में झोंकते हुए उसे वैचारिक अपंगता का शिकार बनाना है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को एक सही दिशा, उचित रणनीति, सूझबूझ और समझदारी के साथ ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि कई आंदोलन मेरे सामने हो चुके हैं। मेरे
मैंने प्रत्यक्ष उनको देखा है। पहले आंदोलन हुआ, उसमें भी कई भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, और फिर ये आंदोलन हुआ, इसमें भी मेरे कई भाइयों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और जेल होकर भी आए। तो उनके भविष्य पर जो असर पड़ा है उससे सभी वाकिफ हैं। तो भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना हो और बिना किसी दिशा के कोई आंदोलन ना हो, उसके लिए हमें एक उचित रणनीति, सूझबूझ, समझदारी की आवश्यकता है। बिना उचित रणनीति के, दिशा के हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर पाएंगे। संगठित होकर लड़ी गई कोई भी लड़ाई हमें सफलता की ओर लेकर जाएगी और युवाओं के भविष्य को, समाज के भविष्य को सुदृढ़ करने का काम करेगी। कई आंदोलन हमने देखे, आंदोलनों में बखूबी सी बात है, मुकदमे दर्ज होते हैं। जो युवा अपने भविष्य को लेकर के आंदोलनों में आते हैं, उन्हीं युवाओं का भविष्य उन्हीं आंदोलनों से खराब हो जाए, ये भी हम नहीं चाहते। और आप सभी नेतृत्वकर्ता भी और सभी इस बात से बखूबी जानते होंगे कि मेरा समाज इतना धनाढ्य नहीं है। हमारा समाज भोला भाला सीधा साधा समाज है, जिसे कोर्ट कचहरी अदालतों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। अगर हमारा समाज इतना धनाढ्य ही होता तो हम आरक्षण की मांग कर ही नहीं रहे होते। हमारा समाज कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, हम पे संसाधनों का अभाव है, हम शिक्षा, राजनीति, सामाजिक सभी स्तर से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मांग में युवाओं के अंदर जो जोश है, जो जुनून है अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेने का, तो आग्रह है मेरा उन सभी नेतृत्वकर्ताओं से कि उस जुनून को, उस जोश को, उस जज्बे का फायदा ना उठाते हुए, कोई राजनीतिक लाभ ना उठाते हुए उन युवाओं के भविष्य की ओर देखिए और उन युवाओं के विश्वास की ओर देखिए। उन युवाओं ने जो आपके ऊपर विश्वास जताया है कि आप ही उनके अधिकार उन्हें दिला सकते हैं, मेरा तो सिर्फ एक समाज की बेटी और बहन होने के नाते आपसे यही निवेदन है कि आप समाज के विश्वास पर खरे उतरिए। हमें किसी से भी किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है। कोई भी भाई हो, कोई भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, राजनीति करना चाहे, कुछ भी आगे चुनाव लड़ना चाहे, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि हमें इस बात की खुशी है कि मेरे समाज के युवा राजनीति में आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे और हमारा कोई व्यक्ति विधानसभा तक पहुंचेगा, बढ़ोतरी होगी। इससे हमें दुख नहीं है, इससे हमें खुशी है। लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को सामाजिक लड़ाई रहने दिया जाए, उसे राजनीतिक ना किया जाए। और उस सामाजिक लड़ाई को मैं फिर कहूंगी, उसी उचित रणनीति, सूझबूझ, समझदारी और संगठन के साथ लड़ा जाए, ताकि हमारी इस लड़ाई को मजबूती मिल सके और सफलता मिल सके। यूं ही आंदोलनों की आग में युवाओं को ना झोंका जाए, उन्हें वैचारिक अपंगता का शिकार ना बनाया जाए। मैं मानती हूं कि कोई भी सफलता बलिदान मांगती है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। हम खोने के लिए भी तैयार हैं और हम बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं, अगर हमारे पास उचित रणनीति है, अगर हमारे पास उचित दिशा है, सही दिशा है, सही मार्गदर्शन है और हमारे पास संगठन है, तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सभी मिलकर, पूरा युवा वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है। आप लड़ाई लड़िए और ऐलान करिए संगठित होकर के। लेकिन अलग अलग तरीके से समाज को भ्रमित करने का कोई भी काम ना करे। कोई भी व्यक्ति विशेष, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रही हूं, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो सामाजिक अन्य स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर समाज को गुमराह ना करे। आप संगठित होकर के समाज को एक आवाज के साथ बुलाइए, समाज के अधिकारों की लड़ाई के लिए बुलाइए। पूरा समाज आपके साथ एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा ये निवेदन है
वरिष्ठ जनों से भी, मेरे युवा नौजवान भाइयों से भी, कि मैं आशा करती हूं कि आगे की जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो एक रणनीति के साथ लड़ी जाएगी, उचित दिशा के, सही दिशा के साथ लड़ी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आगे आने वाली लड़ाई संगठित होकर के लड़ी जाएगी। कोई गुट नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, सब कुछ हमारा होगा। आगे की लड़ाई हम संगठित होकर के लड़ेंगे। मैं और तुम होकर नहीं लड़ेंगे, हम होकर लड़ेंगे, हम होकर लड़ेंगे, तभी हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। और रही उन लोगों की बात जो बकवास करने, एक दो अपवाद लोग हैं, यहां भी आ जाते हैं, बकवास करने वाले लोग हैं, यूपी राजस्थान करने वाले लोग। ऐसे लोगों को मैं सामाजिक प्राणी ही नहीं मानती। जो यूपी राजस्थान हरियाणा दिल्ली अन्य राज्यों की बात करते हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी भी सामाजिक व्यक्ति नहीं कहती। वो सामाजिक व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रवाद करेंगे वो सामाजिकता क्या स्थापित करेंगे। वो स्वयं के लालच और स्वार्थ की बात कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दूसरे प्रदेश का व्यक्ति आकर के या समाज की बात करे, कहीं ऐसा ना हो हमारा अस्तित्व यहां से खत्म हो जाए। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है और मुझे विश्वास है कि अब की बार की जो लड़ाई है वह संगठन के साथ लड़ी जाएगी और उचित रणनीति के साथ लड़ी जाएगी और सही दिशा के साथ लड़ी जाएगी। मैं यही निवेदन करना चाहती थी। मैं राजस्थान में जारी इस जंग के लिए बस अपने इतने ही विचार व्यक्त करना चाहूंगी। लेकिन इससे आगे मैं जो अहम बात आप सभी से करना चाहती थी, आप सभी के सामने जो अपना विचार रखना चाहती थी, वह मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगी कि जिन आंदोलनों की जो आंदोलन हम लड़ रहे हैं, जिन अधिकारों के लिए हम अपनी आवाज सशक्त कर पा रहे हैं, उन महापुरुषों ने जो हमको दिया, उन महापुरुषों को हम भारत सरकार से सम्मानित करवा सके। लेकिन वो वैसे अगर बात की जाए तो ऐसा कोई पुरस्कार ही नहीं बना, ऐसा कोई रत्न ही नहीं बना जो हमारे द्वारा किए गए महापुरुषों के कार्य को स्वयं में समर्पित कर सके। ऐसा कोई पुरस्कार ही नहीं बना। लेकिन फिर भी मैं भारत सरकार से आप सभी के माध्यम से मांग करना चाहती हूं कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सुशोभित किया जाए। एक ऐसी महिला जिसने इस भारत देश की आधी आबादी की तस्वीर बदल के रख दी। एक ऐसी महिला कि आज की नारी अगर आज की नारी कहे सावित्रीबाई फुले के लिए, तो आज की नारी बिना सावित्रीबाई फुले के अस्तित्व विहीन है। एक ऐसी नारी जिसने महसूस किया कि जब सृष्टि के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की अहम और बराबर की भूमिका है, तो अत्याचार सिर्फ महिलाओं के साथ क्यों होते हैं। जिसने ये महसूस किया कि इस पुरातन रूढ़ियों से महिलाओं को आजाद किया जाए, जिसने ये महसूस किया कि महिलाओं को भी सपने देखने का अधिकार है, महिलाओं को भी अपने मन का करने का अधिकार है, महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक ऐसी महिला क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश की आधी आबादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हम भारत रत्न की बात करते हैं तो संक्षेप में थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सन 1954 में अस्तित्व में आया। भारत रत्न कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। आज तक सन 1954 से लेकर आज तक 48 भारतीय नागरिकों को भारत रत्न से सुशोभित किया जा चुका है। जिन 48 भारतीय नागरिकों में से कुल 5 महिलाओं को भारत रत्न से सुशोभित किया गया। पहली उपेक्षा या महिलाओं की अगर आप देखें, 48 में से सिर्फ 5 महिलाओं को भारत रत्न से सुशोभित किया गया। आखिर ऐसा क्यों? महिलाओं की उपेक्षा क्यों? क्या आपको लगता है
कि इस देश की आधी आबादी हमेशा पुरुषों से कमतर रही? क्या इस देश की आधी आबादी ने आपकी नजरों में ऐसे कोई काम नहीं किए कि 48 भारत रत्न में से 20 भी महिलाओं को दिए जा सकते थे? हम इसकी बात नहीं करेंगे। मैं अपने मुद्दे पर आती हूं कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न क्यों दिया जाए। मैं ये बात करती हूं। आप कहते हैं कि भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो माता सावित्रीबाई फुले कहां आपको भारत रत्न के लायक नहीं लगी? इस देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले। जहां आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में बेहतर, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो इस देश की जो प्रथम शिक्षिका रही वह माता सावित्रीबाई फुले रही। अगर आप साहित्य की बात करते हैं, इस देश की प्रथम कवियत्री भी माता सावित्रीबाई फुले रही। अगर आप समाज सेवा की बात करते हैं तो उनके समाज सेवा के कार्य किसी से अछूते नहीं हैं। वह जग जाहिर हैं और उनका जो देहावसान भी हुआ वह प्लेग से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए उनका देहावसान हुआ। तो मैं जानना चाहती हूं तत्कालीन और वर्तमान सरकार से क्यों माता सावित्रीबाई फुले की उपेक्षा की गई और क्यों आधी आबादी की उपेक्षा की गई? फिर आप कहेंगे कि हम जातिवाद करते हैं। क्या सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न इसलिए नहीं दिया गया कि वे पिछड़े समुदाय से आती हैं? मैंने कहा था कि आप कहेंगे कि हम जातिवाद करते हैं, और इसमें कुछ अपवाद ऐसे आ भी गए कि लोग कह रहे हैं हम जातिवाद करते हैं। जहां अधिकारों का हनन हो रहा होता है, जहां सब कुछ अपना होते हुए भी अपना नहीं हो पाता है और हम उसके लिए आवाज उठाने लगते हैं, तो कुछ अपवाद शामिल हो जाते हैं। और वो कहते, क्योंकि उन पे वैसे तो आवाज दबाई नहीं जाती, उन पे तर्कों के साथ बात नहीं की जाती, तथ्यों के साथ बात नहीं की जाती, तो वो 2 टप्पे में अपनी बात खत्म कर देते हैं कि आप जातिवाद कर रही हैं। अब जब मैं आधी आबादी की बात कर रही हूं, मैंने तो किसी जाति की बात नहीं की। मैं तो इस संसार में सिर्फ 2 जातियों को मानती हूं, एक पुरुष और एक महिला, जो बराबरी में बटे हुए हैं। 50% में महिला और 50% में पुरुष। तो मैं आधी आबादी की बात कर रही हूं। ऊपर से लेकर अगर नीचे तक देखा जाए तो हमेशा आधी आबादी की उपेक्षा ही होती आई है। इस पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा महिलाओं की उपेक्षा की है। सदियों से पीड़ित हो रही इस महिला आबादी को आज तक स्वतंत्र भारत में उसके अधिकार, उसकी बराबरी और उसकी हिस्सेदारी, उसकी संख्या के अनुपात में उसे आज तक नहीं मिले, क्योंकि यह पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को हमेशा स्वयं से कमतर आंकता आया है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तक की बात करूं और किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करूं, कहीं भी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों से नगण्य ही मिलेगी। लोकसभा की बात करती हूं, 545 सीटों में 78 महिला लोकसभा के अंदर हैं। 235 सीटों के अंदर राज्यसभा में कुल 24 महिलाएं राज्यसभा सांसद हैं। आप राजस्थान की बात करें 200 में से 27 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 में से 47 महिला विधानसभा में हैं। तो मैं तो आधी आबादी की बात कर रही हूं। मैंने तो अभी किसी की जाति की बात की ही नहीं थी। शायद से पुरुषों को कभी यह हजम ही नहीं हुआ कि महिलाएं हमसे ऊपर जाएं। मैंने किसी जातिवाद की बात नहीं कही थी। मेरे को जो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जो विचार हैं, जो उनसे सीखने को मिलता है, मैं वो बात करती हूं। जो उस समय सहा गया, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष के चलते जो मुझे मिला है, मैं अपने उस फर्ज को अदा कर रही हूं। आधी आबादी की उपेक्षा तो आपके आंदोलनों में भी बहुत हुई है।
लेकिन महिलाएं मांगना नहीं जानती, महिलाएं छीनना नहीं जानती, क्योंकि महिलाएं जननी होती हैं। वो सिर्फ जन्म देना जानती हैं, वो सिर्फ विकास करना जानती हैं, वो सिर्फ उत्पन्न करना जानती हैं। वो तो इस पूरी सृष्टि की पालनहार हैं, वो तो इस पूरी सृष्टि की रचयिता है। बस ये है क्योंकि वो करुणा से भरी हुई है, वह आपसे मांगती और छीनती नहीं है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं आपसे कम हैं, लेकिन महिलाएं आपसे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। तो मैं बहुत से विशेष मुद्दों पर आप सभी से चर्चा और भी करना चाहती थी, लेकिन इतनी सी बात पर यहां बहुत कुछ देखने को मुझे मिला। और रही यहां पार्टी की बात, तो जैसा कि मैं कमेंट में देख पा रही हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं है और ना मैं किसी राजनीतिक दल से सरोकार रखती हूं और ना ही किसी राजनीतिक दल के बारे में अपना कोई पक्ष रखना चाहती हूं। मेरा सवाल तत्कालीन सरकार से भी था और मेरा सवाल वर्तमान सरकार से भी है कि आधी आबादी की उपेक्षा क्यों? जो 33% प्रतिनिधित्व महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा में पास हो चुका था, वो आज भी लोकसभा में अटका हुआ है। क्यों? क्यों वो आज भी लोकसभा में क्यों अटका हुआ है? आज भी कई राष्ट्रीय राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देना पसंद नहीं करते। क्यों? और दी भी जाती हैं तो बहुत कम, और उन महिलाओं को तो टिकट दी भी नहीं जाती जो अपने बलबूते पर अपने संघर्ष के बल पर स्वयं को स्थापित करती हैं। टिकट उनको दी जाती हैं जिनके पति, जिनके ससुर, जिनके पिता पार्टी में कुछ स्थान पर हो, उच्च ओहदे पर हो, या फिर किसी संगठन में उनका अच्छा वर्चस्व हो। उनकी पत्नी को दी जाएगी, उनकी बेटी को दी जाएगी या उनकी बहू को दी जाएगी। जो स्वयं को स्थापित करके जो महिला आगे बढ़ती है, उसको तो हमेशा ये समाज टांग खींचकर पीछे ढकेलना चाहता है। इसलिए निराश होकर महिलाएं सोचती हैं, सबसे बड़ी गलती महिलाओं की हो जाती है। महिलाएं सोचती हैं कि हमें राजनीति से करना क्या है, हम क्या करेंगे राजनीति करके, राजनीति एक दलदल है। लेकिन महिलाएं भूल जाती हैं कि राजनीति से आपको क्या नहीं करना। राजनीति से, वहीं से तो नीतियों का निर्माण होता है, वहीं से तो कानून बनता है, वहीं से तो आपको आपके अधिकार मिलते हैं। जब तक आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप में से ही कोई लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। मुझे जो माता फूले से जो सीखने को मिलता है, मैं उसे हमेशा आत्मसात करती रहूंगी। उनके जो विचार हैं, मैं उन्हें हमेशा आत्मसात करती रहूंगी। लेकिन मैं अपने समाज से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई का बिगुल समाज में बच चुका है, उसे सफलता पर ले जाने के लिए आप सभी को संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। हम सभी को संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है, तभी हमें सफलता हासिल होगी। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि कोई भी भाई हो जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, चाहे भाई हो, वो किसी भी राजनीतिक दल से सरोकार रखते हो, इससे हमें किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें बस इससे मतलब होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है,
वो किसी भी दल से सरोकार रखे कोई भी, ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय उनका व्यक्तिगत विषय है, इससे हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा विषय यह है कि कौन सामाजिक अधिकारों की बात कर रहा है और कौन समाज की बात कर रहा है और कौन समाज के हित की बात कर रहा है। जो एकता और जागरूकता राजस्थान के अंदर है, हम चाहते हैं और सभी सामाजिक संगठनों को, मेरे सभी सामाजिक साथी बंधुओं को ये प्रयास करना चाहिए कि जो राजस्थान ने एक छाप छोड़ी है, जो राजस्थान ने एक मुकाम हासिल किया है, वो देश के अंदर स्थापित हो, कि जो जागरूकता समाज के अंदर राजस्थान में है, जो एकजुटता राजस्थान के अंदर है, वो पूरे भारत में स्थापित हो, समाज संगठित हो, समाज जागरूक हो और इसी तरह अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करता रहे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहे, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण को कभी ना सहे, हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाए और अपने अधिकारों को प्राप्त करे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं, लेकिन पुनः एक निवेदन के साथ विदा लेना चाहूंगी। मेरा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और न था और न कभी भविष्य में रहेगा। बस मेरा निवेदन है समाज की बेटी होने के नाते कि समाज में एकजुटता बनी रहे, समाज में संगठन बने रहे और समाज अपनी इस लड़ाई को सुचारू रखे, वो भी संगठित होकर, जब तक हम अपने अधिकारों को प्राप्त ना कर लें। ये मेरा निवेदन है। मैं निवेदन करती हूं और समाज के ऊपर विश्वास भी रखती हूं कि मेरा समाज आने वाली इस लड़ाई को संगठित होकर लड़ेगा, ताकि हम इस लड़ाई में सफलता हासिल कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं। पुनः आपसे रूबरू होंगे किन्हीं अन्य मुद्दों को लेकर के, लेकिन अभी के लिए आप सभी का दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें आप सही का साथ दें। सही का साथ देते हुए, आपस में एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए, एक दूसरे के साथ सामंजस्यता बिठाते हुए इस लड़ाई को लड़ें और अलग अलग भिन्न जगहों पर 2-2, 4-4 लोग इस तरीके से आंदोलनों जैसा काम ना करें, क्योंकि इससे समाज विखंडित होता है, संगठित नहीं होता। इसीलिए समाज में सामंजस्यता बना करके और सभी संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ें, ताकि हमें सफलता हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं। जय ज्योति, जय क्रांति, जय सम्राट। और राजस्थान सरकार से पुनः निवेदन करती हूं कि जिस बोर्ड का आपने गठन किया है वह काबिले तारीफ, और इसके लिए हम आपका पूरा समाज तहे दिल से आपका धन्यवाद व्यक्त करता है। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का जो आपने गठन किया है, इस बोर्ड में मेहनत का संघर्षशील युवाओं को और पिता तुल्य बुजुर्गों को स्थान दिया जाए, ताकि समाज को इस बोर्ड से होने वाले फायदे प्राप्त हो सकें। यह बोर्ड सिर्फ नाम के लिए बन के ना रह जाए। इस बोर्ड को उन लोगों को सौंपा जाए जो लोग समाज को इसका हित दे सके, जो समाज को इसका फायदा दे सकें। यह बोर्ड सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए बनकर के ही ना रह जाए, समाज को इसका लाभ मिले, समाज को इसका फायदा मिले, ऐसे लोगों को इस बोर्ड में जोड़ा जाए। इसी आग्रह के साथ, इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं। जय ज्योति, जय क्रांति, जय सम्राट।